भाग 18। विक्रम काम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। काका मुस्कुराते हुए बैठे थे। आरुषि बोली, क्या बात है काका, आप आज काफी खुश लग रहे हैं। काका बोले, लगता है तुम नोटिस नहीं कर रही हो अपने विक्रम भाई को कि वह धीरे धीरे बदल रहा है। हर वक्त गुस्से में रहने वाला विक्रम आजकल थोड़ा शांत रहने लगा है। आरुषि बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं काका, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है भाई को ऐसे देखकर, पर डर भी लग रहा है कि कहीं भाई वापस से पहले जैसे हो गए तो। दयाल काका बोले, उसका इंतजाम भी कर रहा हूं मैं, जल्द ही इसकी और विविधा की शादी करा दूंगा। शाम को विविधा दयाल काका के पास आकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई और उन्हें घूरने लगी। काका जानते थे कि वह उन्हें घूर रही है, पर वह उसे नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगे रहे और कभी इधर तो कभी उधर चले जाते। कुछ देर तक तो विविधा चुप रही, फिर उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। काका अनजान बनने का नाटक करते हुए बोले, अरे बिटिया तुम आ गई, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था तुम पर। विविधा बोली, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है आपको, आज क्यों मिले आप मेरे पापा से। दयाल काका बोले, ओ तो तुम्हें पता चल गया। अरे बेटा, वो तो अचानक से मिलना हो गया, पर सच में बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। विविधा बोली, आप मुझे पागल मत बनाओ, सब समझ रही हूं मैं आपकी हरकत। दयाल काका उदास होने का नाटक करते हुए बोले, क्या बेटा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे थैंक्स कहोगे, लेकिन देखो तुम तो उल्टा लड़ रही हो मुझसे। थैंक यू क्यों बोलूंगी आपको, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे बाबूजी की डांट से जो बचा लिया था। मैंने तुम्हारे लिए उनसे झूठ बोला कि तुम यहीं से लेट निकली हो, वरना कहने को तो मैं भी कह सकता था कि तुम पार्क में विक्रम के साथ बैठी थी, लेकिन नहीं, तुमको तो बस डांटना होता है मुझे। विविधा अचंभे से काका को देख रही थी। दयाल काका हंसी छुपाते हुए बोले, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। आपको कैसे पता कि मैं कल विक्रम के साथ थी। अरे और कैसे पता होगा, विक्रम ने बताया खुद, वह मुझसे कुछ नहीं छुपाता। विविधा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। क्या, लेकिन उसने तो मुझे दोपहर में फोन करके मना किया था कि आपको और आरुषि को इस बारे में कुछ भी ना बताना। दयाल काका अपनी हैरानी को छुपाते हुए बोले, लेकिन उसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया। वह मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा था कि आपसे लिया होगा। दयाल काका को अब याद आया कि विक्रम ने उनसे उनका फोन मांगा था। वह सोचने लगे, अच्छा बेटा, अपने काका से ही होशियारी। विविधा बोली, उसने आपको सब बता दिया। दयाल काका बोले, हाँ सब बता दिया। विविधा हंसने लगी, सच्ची काका, आप वहां होते ना तो बहुत मजा आता। मेरे छड़ी दिखाते ही उसकी जो बोलती बंद हुई ना, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, और वो भी छोटे बच्चों की तरह डर से चुप हो गया। दयाल काका मन ही मन मुस्कुरा उठे। हाँ बता रहा था। बातों ही बातों में विविधा ने उन्हें सब बता दिया कि पार्क में क्या क्या हुआ था। दयाल काका बहुत खुश थे क्योंकि उनके हाथ जैकपॉट जो लग गया था। उनकी नजर सीढ़ियों से आते हुए विक्रम पर पड़ी। विक्रम के आने की बात से अनजान विविधा दिल खोलकर हंसे जा रही थी। विक्रम कड़क बनने का दिखावा करता है, लेकिन अभी भी बच्चा है, कल खौफ हो गया होगा उसे मुझसे। पीछे से आते विक्रम ने सब सुन लिया था। वह गुस्से से विविधा को घूरने लगा कि उसके मना करने के बावजूद भी विविधा सारी बातें दयाल काका को कह रही थी। विविधा को अब दयाल काका ने पीछे देखने का इशारा किया। विविधा ने विक्रम की ओर देखा और शिकायत भरे लहजे से बोली, तुम भी कमाल करते हो, मुझसे मना किया और खुद ही काका को सब बता दिया कि पार्क में क्या हुआ था। विक्रम खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने काका को कुछ नहीं बताया था, सिवाय इस बात के कि कल शाम तुम मेरे साथ पार्क में थी। ये बात भी मैंने इसलिए उन्हें बताई क्योंकि तुम्हारे पापा का फोन आया था। विविधा यह सुनकर भौचक्की रह गई। उसने दयाल काका की ओर देखा, लेकिन काका जो अब तक अपनी हंसी रोक खड़े थे, जोर जोर से हंसने लगे।
सॉरी बिटिया, लेकिन मुझे जानना था कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। ये अकड़ की दुकान विक्रम चौहान तो कुछ बताता नहीं, इसलिए तुमसे ही पूछना पड़ा। विक्रम ने विविधा की ओर देखा। तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। वह अब उल्टी कदम वापस अपने कमरे में चला गया। विविधा हैरान परेशान सी कभी काका को देखती तो कभी विक्रम को। वह जल्दी से विक्रम के पीछे भागी। मेरी बात तो सुनो। अपने कमरे के बाहर खड़ी आरुषि भी हंसे जा रही थी। दयाल काका बोले, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस बिगड़े घोड़े को विविधा ही लगाम लगा सकती है। आरुषि बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन काश मैं कल पार्क में होती तो कितना मजा आता सब अपनी आंखों के सामने देखने में। काका बोले, काश मैं भी वहां होता। दोनों एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। मेघा विविधा के घर आई क्योंकि वो जानती थी कि विविधा इस वक्त ट्यूशन पढ़ाने गई होगी और छवि मामी को उसने पड़ोस में जाते देखा था। वह घर के अंदर गई और ब्रजेश जी के गले लग जोर जोर से रोने लगी। ब्रजेश जी यह देख सकते में आ गए। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? सब सही तो है ना? मेघा सुबकते हुए बोली, मेरा ना बहुत दिन से डायमंड रिंग का मन था और पैसे भी जोड़ रही थी। मुझे लगा था कि अब तो इतने पैसे हो गए होंगे कि मैं भी एक छोटी सी डायमंड रिंग ले सकूं। आज जब मैंने अपनी गुल्लक चेक की है तो उसमें सिर्फ 1000 रुपए ही निकले। मैंने जब मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे रुपए घर खर्च के लिए निकाल लिए थे। वो कहती है कि ख्वाब देखना हमारे नसीब में नहीं है। अब आप ही बताओ कि ऐसा भला कोई करता है क्या? मेरी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। अब मैं कैसे लूंगी अपनी डायमंड रिंग? ब्रजेश जी बोले, अरे यह तो गलत किया दीदी ने, तुम्हारे पैसे क्यों निकाले? कोई बात नहीं, डायमंड रिंग मैं दिला दूंगा। ज्यादा पैसे मेरे पास भी नहीं है तो महंगी तो नहीं दिलवा पाऊंगा। मेघा आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं मामा जी, आप हम पर वैसे ही काफी खर्च कर देते हो। आप पर और ज्यादा बोझ नहीं डाल सकती। एक तो कुछ रोज पहले ही आपने मम्मी को सोने की चेन दिलाई है, ऊपर से मैं भी आपसे डायमंड रिंग ले लूं? ये तो गलत होगा ना। आपका खुद का भी परिवार है, खर्चे हैं। मैं 2-4 साल में फिर से पैसे जमा कर लूंगी रिंग के लिए। ब्रजेश जी बोले, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम भी तो मेरी ही बेटी हो। मैं दिला देता हूँ रिंग। कल को शादी करके जब विदा हो जाओगी तब कहाँ इतना या फरमाइशें किया करोगी। मेघा बोली, मामी जी को बुरा लगेगा। ब्रजेश जी बोले, नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो मैं डांट दूंगा। मेघा बोली, आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं ले लूंगी आपसे रिंग, लेकिन जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। मम्मी को पता चलेगा तो वो भी बहुत डांटेंगी। ब्रजेश जी बोले, हाँ ठीक है, जब हो जाए तब दे देना, और ना हो तो भी कोई बात नहीं है। कल दोपहर को दुकान पर आ जाना, वहीं से दिलवा दूंगा तुम्हें। ना तुम किसी से कहना और ना मैं कुछ कहूंगा। मेघा बोली, थैंक यू सो मच मामा जी, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे मामा हो। ब्रजेश जी बोले, हाँ, क्योंकि तुम भी तो सबसे अच्छी भांजी हो। मेघा खुशी से चहकती हुई घर से निकल गई। विक्रम गुस्से में अपने कमरे में आया और जैसे ही उसका दरवाजा बंद करने को हुआ कि विविधा भी वहां आ गई और दरवाजे को पकड़ लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब काका का किया धरा है। उन्होंने ही मुझे झूठ बोला कि तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया है। अब मुझे क्या पता था कि काका झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं सुनना मुझे, हाथ हटाओ अपना दरवाजे से, वरना चोट लग जाएगी। ठीक है, लग जाने दो। मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? विक्रम विविधा का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे के अंदर ले आया और एक ओर खड़ा कर उसके सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, तुम्हारे पास अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? अगर मुझे काका को बताना ही होता तो मैं तुमसे मना ही क्यों करता? विविधा बोली, हाँ, यही चीज मुझे भी समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे मना किया और खुद काका को बता दिया। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही और तुमने उन्हें पूरा रामायण ही सुना दिया। इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती तुम। यह सब तुमने जानबूझकर किया है ना, मुझे नीचा दिखाने को?
विविधा चौंक गई। मैं भला क्यों नीचा दिखाऊंगी तुम्हें, और तुम भी कौन से शरीफ हो, मेरा नंबर कहां से लिया तुमने? विक्रम हड़बड़ा गया। वह तो मैंने। विविधा बोली, हाँ बोलो अब, जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? जरूर मेरे फोन से अपने फोन पर कॉल किया होगा। अगर चाहिए था तो मुझसे मांग ही लेते। ऐसे चोरी छुपे नंबर लेने का क्या मतलब था? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, दयाल काका से नंबर लिया था। विविधा बोली, झूठ, काका ने बताया मुझे कि तुमने उनसे कोई नंबर नहीं मांगा था। हाँ तो मेरा मतलब है कि मैंने दयाल काका के फोन से लिया था। तुम अपनी गलती पर पर्दा मत डालो। पता है कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है मुझे काका और आरुषि का सामना करने में। अगर एक बार तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गया था तो क्या तुम ये सब सबको गाती फिरोगी? विविधा धीमे से बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे जाल में फंसाया काका ने और मैं फंस गई। तुम चाहते हो तो मेरी इस गलती की सजा दे सकते हो मुझे। विक्रम विविधा को उदास देखकर शांत हो गया। वो तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन सही मौका आने पर। फिलहाल जाओ यहां से, इससे पहले मैं कुछ सुना दूं तुम्हें। वह परेशान सा इधर उधर घूमने लगा। काका बिना मजाक उड़ाए मानेंगे भी तो नहीं, हंसेंगे मुझ पर। विविधा बोली, वो कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। दयाल काका भले ही थोड़े शैतान हैं, पर इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें चिढ़ाते फिरें। विक्रम ने विविधा की ओर देखा। वो मेरे काका हैं, उन्हें मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। विविधा बोली, जानते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और मजाक उड़ाया तो? विविधा विश्वास के साथ बोली, अरे नहीं उड़ाएंगे ना। दोनों बहस कर ही रहे थे कि नीचे से दयाल काका की आवाज आई, विविधा बेटा, वो अकड़ की दुकान माना या नहीं? कहो तो एक छड़ी ला दूं तुम्हारे लिए, या फिर कान पकड़ के भी नीचे ला सकती हो। आखिरकार तुम्हारे सामने तो भीगा बिल्ला बन जाता है ना ये। अगले ही पल काका जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बात सुन विविधा भी हंस पड़ी। फिर एकदम से उसे याद आया कि वह इस वक्त कहाँ खड़ी है। उसने हंसना छोड़ अपना सिर पकड़ लिया और धीरे से बड़बड़ाई, ये क्या किया काका ने? मैंने तो इस महिषासुर को कितने विश्वास के साथ कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विविधा ने चुपके से विक्रम की ओर देखा तो पाया कि वह गुस्से से उसे ही घूर रहा था। विविधा ने अब डरते हुए अपना कान पकड़ लिया। सॉरी। विक्रम कुछ कहता या रिएक्ट कर पाता कि विविधा कमरे से बाहर भाग गई। विक्रम पहले तो चौंका, फिर मुस्कुरा उठा। दयाल काका ने जब विविधा को ऐसे भागते आते देखा तो बोले, अरे तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही हो? विविधा बोली, सब आपकी बदौलत है, जैसा काका वैसा बेटा। वह बड़बड़ाते हुए आरुषि को पढ़ाने चली गई। विक्रम भी अपने काम में बिजी हो गया। अगले दिन दोपहर को मेघा चुपचाप मार्केट में ब्रजेश जी की दुकान पर गई और उनके साथ जाकर एक डायमंड रिंग खरीद ली। दूसरी ओर कल्पना फिर स्कूल पहुंच गई और स्कूल वालों से आरुषि से मिलने को कहा। आरुषि जब गार्डन में पहुंची तो देखा कि कल्पना उसका इंतजार कर रही थी। वह भावुक होने का नाटक करते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में अपनी माँ की परवाह नहीं? इतनी दूर से तुम्हारे लिए ही वापस लौट कर आई हूँ और तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी। आरुषि बोली, क्यों बार बार मुंह उठाकर चली आती हैं आप? मैं नहीं मानती आपको माँ, मेरे सब कुछ विक्रम भाई हैं। कल्पना गुस्से से भड़क उठी। तुम्हें बहुत भरोसा है ना विक्रम पर, लेकिन अगर कल को विक्रम ही इस दुनिया में नहीं रहा तो तब कहां जाओगी? तब तो आओगी ना मेरे पास लौटकर। यह सुन आरुषि के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। वह गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हैं आप यह सब? मेरे भाई को कुछ भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। कल्पना हंसने लगी, बेटा मैं भला क्यों कुछ करूंगी, लेकिन इंसान की जान का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल को विक्रम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने उसे गोली मार दी, या किसी ने उसे ऊंचाई से धक्का दे दिया, तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना बेटा? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कुछ ना हो तो चुप
चुपचाप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रही हूं। उसके बाद भी अगर तुमने कोई भी नाटक किया तो समझ लेना कि तुम्हारे विक्रम भाई की जिंदगी बहुत छोटी है। कल्पना वहां से चली गई। आरुषि डरी हुई सी उसे जाते देख रही थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहां से बाहर निकलते वक्त विविधा ने आरुषि को घबराया हुआ सा महसूस किया, लेकिन आरुषि कुछ भी बोलने को राजी नहीं थी। दयाल काका ने भी आरुषि को नोटिस कर लिया था। उन्होंने सोचा कि घर जाकर आराम से आरुषि से बात करेंगे कि इसकी घबराहट की वजह क्या है। कहीं वो कल्पना इस तक तो नहीं पहुंच गई। दयाल काका आरुषि को अपने साथ ले गए, लेकिन विविधा को अब भी उसकी चिंता हो रही थी। उसने जल्दी से विक्रम को कॉल की। अपने केबिन में बैठे विक्रम ने जब विविधा की कॉल देखी तो सोच में पड़ गया कि ये क्यों फोन कर रही है। उसने कॉल रिसीव की। कहो, क्या कहना है? विविधा ने उसे बताया कि आरुषि आज कुछ घबराई हुई सी है। काका और मैंने वजह पूछी पर उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, कुछ रोज पहले भी उससे कोई मिलने आया था स्कूल में। विक्रम बोला। कौन था वो? विविधा बोली। वो नहीं पता मुझे, बाद में मैं पूछना ही भूल गई थी। विक्रम बोला। अब आरुषि कहाँ है? विविधा बोली। काका घर ले गए हैं उसे। ठीक है, मैं देखता हूं। मेघा घर आकर ललिता बुआ को अपनी डायमंड रिंग दिखा रही थी। ललिता बुआ बोली, मैंने तुझे कहा था ना कि कुछ दिन सब्र कर, मैं दिलवा दूंगी रिंग, लेकिन तेरे समझ में कोई बात नहीं आई ना। मेघा बोली, क्या करूं, आपकी बेटी हूं ना। आपने भी तो सोने की चेन ले ली अपने भाई से, पर मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैंने भी अपना सोचा और रिंग ले ली। ललिता बुआ बोली, क्यों भूल जाती है कि उस घर में विविधा और छवि भी है जो कि हमें पसंद नहीं करती। अगर उन दोनों को पता चल गया कि सोने की चेन के बाद रिंग भी ली है तो कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए। कितनी बार समझाया है तुझे कि ब्रिजेश सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर एक ही बार में हलाल कर लेंगे तो बाद के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तभी वहां विविधा आ गई और पीछे खड़ी उनकी बात सुनने लगी। मेघा बोली, आप वो सब छोड़ो माँ, मेरी रिंग देखो कि कैसी है। मामा जी ने बड़ी हल्की दिलवाई है, अगली बार थोड़ी हैवी लूंगी। वह कुछ और बोलती कि ललिता बुआ की नजर विविधा पर पड़ गई। अरे अरे विविधा, मेरी प्यारी बेटी यहाँ आना, वहां क्यों खड़ी है? विविधा आगे बढ़ दोनों के पास आ खड़ी हुई। मेघा बोली, देख तो विविधा, मैंने नई डायमंड रिंग ली है, बता तो कैसी है? विविधा बोली, अच्छी है, और होगी क्यों नहीं दीदी, मेरे पापा ने जो दिलाई है। फिर मुफ्त की चीज किसे अच्छी नहीं लगती। खैर, मैं बस इतना कहने आई थी कि संडे को मंदिर जाना है, तो आपको भी साथ चलने को कहा है पापा ने। विविधा एक पल भी रुके बिना वहां से चली गई। ललिता बुआ और मेघा गुस्से से उसे जाते देख रही थी। ललिता बुआ बोली, जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है इसकी। मेघा बोली, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। घर पहुंचकर काका ने आरुषि को बैठाया और बड़े प्यार से पूछा कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। पहले तो आरुषि टालती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने काका को सब कह सुनाया और उन्हें विक्रम को कुछ भी ना कहने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं विक्रम गुस्सा न कर बैठे। दयाल काका अब आरुषि के पीछे की तरफ देखने लगे। उनकी नजरों का पीछा करते हुए आरुषि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने गुस्से से बौखलाया हुआ विक्रम खड़ा था। विविधा घर आई और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। छवि जी ने जब उसका यह रूप देखा तो सोच में पड़ गई कि इसे क्या हुआ है। वह भी विविधा के पीछे पीछे कमरे में आ गई। क्या बात है बेटा, आज तो गुस्से में कैसे है? सब ठीक तो है ना? स्कूल में कोई परेशानी हुई है? विविधा बोली, वहां तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। आपको पता भी है कि बाबूजी ने क्या किया इस बार? छवि जी चौंकी। क्या हुआ? विविधा बोली,
ये तो हमें पता है कि उन मंथरा बुआ ने बाऊजी से सोने की चेन हड़प ली थी कुछ रोज पहले ही, लेकिन उन लालची माँ बेटी का पेट उससे भी नहीं भरा माँ, और आज छोटी मंथरा ने उनसे हीरे की अंगूठी भी हड़प ली। बाऊजी दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन वह दोनों माँ बेटी सिर्फ छल कर रही हैं। यकीन नहीं होता कि ऐसी धोखेबाजों से हमारा खून का रिश्ता है। मेहनत करे मेरे बाऊजी और शौक पूरे करे वह दोनों। फूफा जी सही कहते हैं कि यह लोग दीमक हैं जो धीरे धीरे पूरे घर को खा जाएंगे। तभी तो वह इन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते और डबल शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन इन लोगों के शौक ही पूरे नहीं होते। छवि जी उसे शांत करने लगी। कोई बात नहीं बेटा, क्यों अपना खून जला रही है? याद रख, जो लोग दूसरों को धोखा देकर खुद को स्मार्ट समझते हैं ना, उन्हें उनके कर्मों का फल यही भुगत कर जाना होता है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि जब ऊपर वाला हिसाब करता है तो उन जैसों को संभलने तो क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ता। तू बस शांत रह। विविधा बोली। तो क्या मैं तमाशा देखती रहूं माँ? छवि जी बोली। और कर भी क्या सकते हैं हम? तेरे बाऊजी तो हमारी सुनते नहीं हैं। कितनी बार तो समझाने की कोशिश की है। इंतजार कर सही वक्त का, जब इन लोगों के पापों का घड़ा भर जाएगा। विविधा उठकर ऊपर टेरेस पर चली गई और एक ओर बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। पता नहीं ये पापा की आंखें भी पता नहीं कब खुलेंगी। आरुषि और दयाल काका विक्रम को वहां देख दंग रह गए। वह काफी गुस्से में नजर आ रहा था। विक्रम आरुषि से बोला, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आरुषि सहमी हुई सी बोली, मुझे डर था कि यह बात जानकर कि मेरी माँ वापस आ गई है, आप मुझे उनके पास ही ना भेज दो। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा। विक्रम बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें उस घटिया औरत के पास भेज दूंगा? दयाल काका ने सब संभालने की कोशिश की। बच्ची है विक्रम, और तुम्हारे गुस्से को देखकर नहीं समझ पाई होगी कि तुम्हें बताना भी है या नहीं। विक्रम बोला, तो क्या हुआ? हाँ, मैं गुस्सा जरूर करता हूँ, लेकिन गलत फैसले नहीं लेता। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता जब तक तुम खुद ना चाहो। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग जाए। और रही बात उस औरत की तुम्हें धमकाने की, तो उसे उसकी इस हरकत का जवाब जरूर मिलेगा। दयाल काका बोले, मैंने उसे समझाया भी था कि तुम दोनों से दूर रहे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। कैसी ओछी हरकतें कर रही है पैसों के लिए, अपनी ही बेटी को धमका रही है। विक्रम बेटा, तुम संभल कर रहना। उस औरत का कोई भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जो अपने बच्चे की नहीं है वह किसी की भी नहीं हो सकती। विक्रम बोला, आप टेंशन मत लो, इसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। और आरुषि, तुम आइंदा कोई बात मत छुपाना मुझसे। वह अपने कमरे में आया और मिस्टर गुप्ता को कॉल किया। हेलो अंकल, मुझे आपसे कुछ काम था। मिस्टर गुप्ता बोले, हाँ कहो। क्या आपके पास आरुषि की माँ कल्पना का फोन नंबर या एड्रेस वगैरह कुछ है कि वह यहाँ क्या कर रही है फिलहाल लुधियाना में? मिस्टर गुप्ता बोले, नहीं, घर का एड्रेस नहीं है, लेकिन फोन नंबर जरूर है। जब वह लौट कर आई थी तो उसके बाद एक बार कॉल किया था मुझे। उन्होंने विक्रम को कल्पना का फोन नंबर दे दिया। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर सीढ़ियों से उतरकर काका के पास आया और बोला, आप कल्पना को कॉल कीजिए और कहें कि आप उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आप कल्पना से मिलकर बात करना चाहते हैं। दयाल काका अचंभे से विक्रम को देखने लगे। यह क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। विक्रम बोला, तो मैं कौन सा सच में यह सब करने के लिए कह रहा हूं आपसे? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि आप यह सब उसे कहें और उससे उसके घर का एड्रेस लें जहां वह फिलहाल रह रही है। दयाल काका बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं अच्छे से जानता हूं कि उसके घर का एड्रेस निकलवा कर तुम वहां जरूर जाओगे, पर मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम गुस्से में बेकाबू हो जाते हो
और जब तुम्हारे सामने कल्पना होगी तो उस हालात में तो मैं तुम्हें अकेले छोड़ ही नहीं सकता। विक्रम बोला, आप मेरे साथ नहीं जा सकते क्योंकि आपको दूसरा काम करना है, और भरोसा रखिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उसे कोई फायदा या मुझे नुकसान हो। दयाल काका ने आरुषि की ओर देखा। वह थोड़ी डरी हुई सी बैठी थी। तुम चाहो तो अपने कमरे में जा सकती हो। आरुषि बोली, नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। काका ने कल्पना को फोन किया और उससे मिलने की इच्छा जताई। कल्पना यह सुनकर खुश हो गई। ये की ना तुमने समझदारों वाली बात। कब तक बुढ़ापे में उस बिगड़ैल लड़के की सेवा करते रहोगे? तुम बताओ कि कहाँ मिलना है, मैं वहीं आ जाऊंगी। दयाल काका बोले, नहीं, बाहर नहीं मिलना। अगर कहीं किसी ने देख लिया और विक्रम को बता दिया तो वह तो मुझे जान से ही मार देगा। आप जहां रहती हैं वहीं का एड्रेस दे दीजिए। कल्पना बोली, ठीक है। उसने अपने घर का एड्रेस दयाल काका को दे दिया। दयाल काका बोले, मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। कल्पना ने फोन रख दिया और खुश होने लगी। पैसों के आगे सब बिकाऊ हैं। लोग सगे रिश्तों को नहीं छोड़ते, तो फिर विक्रम तो दयाल के मालिक का बेटा है बस। यह दयाल भी लालच में आ गया है, तभी तो इतने साल जिन लोगों की सेवा की उनसे ही गद्दारी करने को तैयार हो गया। विक्रम ने दयाल काका से कल्पना का घर का एड्रेस लिया। उन्हें आरुषि से छुपाकर कुछ समझाने के बाद आरुषि को अपने साथ ले जाने को कहा। काका घर से बाहर जाने लगे कि फिर रुके और विक्रम की ओर देखा। बेटा, ज्यादा गुस्सा मत करना। हो सकता है कि वह तुम्हें उकसाए या चोट भी पहुंचा सकती है। विक्रम बोला, बच्चा नहीं हूं मैं, आप निश्चिंत रहें। काका बोले, चलो फिर जाता हूं। उन दोनों के जाने के बाद विक्रम भी वहां से बाहर निकल गया और कल्पना के घर की ओर चल पड़ा। विक्रम भी अब कल्पना के घर की तरफ चल पड़ा। कल्पना अपने घर में बैठी दयाल काका के आने का इंतजार कर रही थी। लगता है मैं एक बार फिर से माला माल होने वाली हूँ। इस दयाल ने तो मेरी सारी मुसीबतों को हल कर दिया। अब यही विभीषण उस विक्रम की लंका में आग लगाएगा। कल्पना सोच रही थी कि कैसे वह इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुन कल्पना खड़ी हो गई। लगता है दयाल आ गया। उसने फुर्ती से आगे बढ़ दरवाजा खोल दिया तो सामने विक्रम को देखकर पहले तो दंग रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, तुम यहां? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।